इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद इजराइल में दिखा है ईरानी ड्रोन। ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि इजराइल में घुसने से पहले ही इन दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि 2 ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे गए थे। इन दोनों ही ड्रोन को इजराइल में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। हालांकि सीज फायर है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें 2 ड्रोन ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ भेजे गए जिन्हें मार गिराया गया। इस बीच ईरान के तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने एक्टिव किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। शिराज और हमदान इलाके में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो देखिए किस तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है ईरान ने तेहरान में। तेहरान के अलावा शिराज और हमदान के जो इलाके हैं वहां पर भी ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। ईरान का एक और अहम शहर है तबरीज। ईरान के तबरीज में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। इसकी खबर आ रही है। देर रात तबरीज के आसमान में दिखा संदिग्ध ड्रोन। फशफुये, पारंद और शिराज में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो ईरान के सभी अहम शहर, इन जगहों पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आसमान में दिखाई दिया था एक संदिग्ध ड्रोन। इस बीच ईरान की संसद से एक बड़ा खबर आ रही है। ईरान की संसद में एक विधेयक को पारित किया गया है। अस्थायी रूप से सहयोग निलंबन पर विधेयक को पारित किया गया। आईएईए अधिकारियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। आईएईए ने परमाणु अड्डों की जानकारी लीक की, इजराइल को दी परमाणु ठिकानों की जानकारी, ये कहा ईरान ने। तो ईरान का ये कहना है कि आईएईए के अधिकारियों को अब वो ईरान में नहीं आने देंगे, क्योंकि ईरान ये आरोप लगा रहा है कि आईएईए के अधिकारियों ने ही इजराइल को परमाणु ठिकानों की लोकेशन लीक की है और इस वजह से इजराइल और अमेरिका हमला कर पाया ईरान पर। तो ईरान की संसद में परमाणु विद्रोह हुआ है। खबर क्या है जानिए। ईरान की संसद में एक विधेयक पारित किया गया। आईएईए से सहयोग नहीं करने वाला विधेयक है ये। आईएईए को ईरान आने से पहले लेनी होगी ईरान से मंजूरी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से उसे मंजूरी लेनी होगी। आईएईए को परमाणु अड्डों की सुरक्षा गारंटी भी देनी होगी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी अभी बाकी है इस विधेयक को। आईएईए के खिलाफ विधेयक क्यों लाया गया है समझिए। अमेरिका और इजराइल को भरोसा नहीं दिला पाया। परमाणु अड्डों पर हमले की निंदा नहीं की गई आईएईए द्वारा। परमाणु ठिकानों की सुरक्षा गारंटी भी नहीं दी गई। तो एटम बम पर ईरान अड़ा हुआ है। यही वजह है कि जो सीज फायर हुआ है उसे महासंग्राम से पहले अल्प विराम माना जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर को लागू करवा दिया है, लेकिन सच यह है कि रह रहकर दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। महासंग्राम का पहला कारण तो यही हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण बन सकता है ईरान का एटमी कार्यक्रम। इजराइल और ईरान की जंग रुक चुकी है। युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। सीज फायर लागू भी हो गया है। बावजूद इसके महासंग्राम का अलार्म बजने लगा है। रक्षा विशेषज्ञ से महासंग्राम से पहले युद्ध का अल्प विराम बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सीज फायर अरब संग्राम से पहले एक छोटा सा ब्रेक भर है।
अरब में महासंग्राम की भविष्यवाणी तब होने लगी जब लागू होने के कुछ देर बाद ही सीज फायर टूट गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कई राउंड मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। सीज फायर टूटा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले बंद करे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी था। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए उसे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। आखिर में नेतन्याहू इस बात पर सहमत हो गए कि अब इजराइल हमले नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि अब इजराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा। इजराइल अपने सभी फाइटर जेट को वापस बुला रहा है। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीज फायर पूरी तरह से लागू हो चुका है। ट्रंप को दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि इजराइल का आरोप है कि सीज फायर ईरान ने तोड़ा। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के दौरान 6 बार मिसाइलों से हमला किया। 6 राउंड में करीब 15 मिसाइलें फायर की गई। ईरान के टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव, बीरशेवा और हाइफा शहर था। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की तो भड़के इजराइल ने काउंटर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान और कराच जैसे शहरों में तबाही मचाई। इजरायली सेना आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए नागरिकों के लिए बने दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया है। इजराइल ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम इसलिए भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका का हमले के पीछे जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी मिशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। दोनों देश ईरान के एटमी अभियान को बस कुछ ही नुकसान पहुंचा पाए हैं। यही वजह है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करेगा। ईरान परमाणु प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसे चेतावनी जारी कर दी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान का यही वो रुख है जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि ये अल्प विराम है। इसके बाद अरब में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। सीज फायर से इजरायली मंत्री और नेता भी खुश नहीं हैं। इजरायली सांसद एविगडोर लीबरमैन ने कहा है कि घायल शेर को छोड़ने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। ये हमें 2 या 3 साल के भीतर एक और युद्ध की ओर ले जाएगा और उस वक्त हालात अब से कहीं ज्यादा खराब होंगे।
इजराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल इयाल जामिर ने कहा है कि अगर ईरान ने फिर से सीज फायर तोड़ा तो पूरी ताकत से आक्रमण करेंगे। उधर ईरान में भी एक धड़ा इजराइल से आर पार और स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाने तक जंग की मांग कर रहा है। ईरानी सेना ने भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 100% तैयार है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने कहा है कि ईरानी सैनिक अंतिम सांस तक जंग लड़ेंगे। IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने फिर से हमला किया तो इसके बहुत भयावह परिणाम होंगे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि दुश्मन पर जरा भी भरोसा नहीं, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। इजराइल और ईरान की तरफ से ये ऐलान तब हुए जब दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। ये हमले सीज फायर के दौरान हुए। ईरान की मिसाइलें इजराइल के बीर शेबा इलाके में आकर गिरी। विस्फोट की वजह से कई इमारतें मलबा बन गई। इजराइल के बीर शेबा में ही मौजूद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने जो रिपोर्ट भेजी है वो तबाही की असली तस्वीर पेश कर रही है। आकर ठीक तेल अबीब से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित बीर शेबा के इस जगह पर गिरी जहां इस वक्त हमारे दर्शक सीधे कैमरे पर उस स्पॉट को देख रहे हैं। यहाँ पर मिसाइल गिरी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी वजह से क्या तबाही पहुंची है, क्या विध्वंस हुआ है, वो इस वक्त आप कैमरे पर देख ही रहे हैं। बीर शेबा में ईरान के हमले से 5 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें मलबा बन गई, कई गाड़ियां जलकर भस्म हो गई। इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद जो तबाही मची है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है और TV9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो सो अभी सर्च किया जा रहा है। उसके लिए सिक्योरिटी की टीम और जो राहत और बचाव कर्मी दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं। ईरान ने सिर्फ बीर शेबा ही नहीं बल्कि तेल अवीव और हाइफा को भी टारगेट किया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को तबाह कर दिया। लेकिन सच ये है कि कई मिसाइलें विस्फोट करने में कामयाब रही। जवाब में इजराइल ने भी हमले किए। इजरायली सेना ने तेहरान, कराच और तबरीज में कई राउंड हमले किए। इजरायली हमले से इन तीनों शहरों में बड़ी तबाही हुई है। इजराइल के इस हमले में ईरान के 2 और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। मोहम्मद रजा सदीकी और सैयद मुस्तफा सदाती, ईरान के ये 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। सैयद मुस्तफा सदाती के साथ साथ उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। नेतन्याहू का प्लान ये है कि किसी तरह से अमेरिका को युद्ध में घसीटा जाए, अमेरिका की मिसाइलों का इस्तेमाल कर अपने हित पूरे किए जाए। जाहिर है जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी कल्पना फिलहाल किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, कहा है अब्बास अरागची ने। तकनीक हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है।
हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। इस मुद्दे पर युद्ध थोपा गया है, लेकिन साफ कर दिया है ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कि बंद नहीं किया जाएगा ईरान द्वारा उनका परमाणु प्रोग्राम। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान बड़ा दावा भी कर रहा है। हमारा एटमी प्रोग्राम जल्द शुरू होगा, ये कहा है ईरान ने। संवर्धन फिर शुरू करने के लिए हम तैयार हैं, ये ईरान की परमाणु एजेंसी द्वारा कहा गया है। हमारा एटमी कार्यक्रम नहीं रुकने वाला है। इस बीच ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमले किए गए उसको लेकर CNN ने एक रिपोर्ट सामने रखी है। अमेरिकी हमलों में परमाणु साइट को नुकसान नहीं हुआ है, कहा है CNN ने। हमलों से सिर्फ कुछ महीने की देरी होगी, यानी कुछ महीने जरूर पीछे गया है प्रोग्राम, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ये CNN द्वारा दावा किया जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान का न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, कहा ट्रंप ने। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर CNN की रिपोर्ट गलत है, ये दावा भी किया गया ट्रंप द्वारा। CNN की तरफ से एक अहम रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, लेकिन CNN की रिपोर्ट को लेकर ट्रंप ने साफ किया है कि CNN की रिपोर्ट गलत है। न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया गया अमेरिका द्वारा, उससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने पर जो हमला हुआ उसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो हमला है वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि परमाणु साइट को नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसके अलावा साइट पर अमेरिकी बम का असर नहीं है, ये कहा गया है मीडिया रिपोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ फोर्डो न्यूक्लियर साइट सुरक्षित बंकर बस्टर से तबाह की गई है, ये दावा किया जा रहा है ट्रंप द्वारा, यानी अमेरिका की जो सरकार है उसके द्वारा। बड़ी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम जारी रखने वाले हैं, हम नहीं रोकेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन जब ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए कहा तो इजरायल और ईरान एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्या पहले से ज्यादा तबाही का अलार्म बज चुका है? खामेनेई बंकर से बाहर नहीं आए हैं, यानी उन्हें अंदाजा था कि युद्ध विराम की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। हालांकि ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि स्थिति काबू में कर ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इजरायल और ईरान ट्रंप की बात मानेंगे। अगर नहीं तो अरब में महाघमासान कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हमले रुके नहीं। इजरायल ने ईरान के 5 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, जबकि ईरान ने भी ड्रोन और रॉकेट बरसाए। इस बीच अमेरिका ने भी माना है कि सीज फायर तोड़ा गया है, वो भी दोनों तरफ से। अब युद्ध विराम कुछ घंटे भी नहीं चल पाया तो कैसे मान लिया जाए कि विध्वंस रुक जाएगा? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की बड़ी प्लानिंग है, जिससे वो एक बार फिर से ईरान को धोखा दे सके। क्या खामनेई के खात्मे के लिए किया गया सीज फायर? युद्ध विराम होते ही खामनेई बंकर से बाहर आ जाएं, जिसके बाद इजराइल हमला करके खामनेई का खात्मा कर दे। इस दौरान इजराइल ने दावा किया है कि उसने डेथ क्लॉक पर हमला किया। डेथ क्लॉक पर हमला करके इजराइल ने संदेश दे दिया कि तबाही रुकेगी नहीं। जब तक खामनेई का खात्मा नहीं हो जाता, इजराइल इसी तरह हमले करता रहेगा। हालांकि ईरान ने इजराइल के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरान ने डेथ क्लॉक की तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें दिखाया गया है फिलिस्तीन चौक पर लगी डेथ क्लॉक पूरी तरह ठीक है। इजराइल ने हमला नहीं किया, अगर हमला किया भी होगा तो डेथ क्लॉक को नुकसान नहीं हुआ। यानी ईरान को इसका अंदाजा था कि अमेरिका इजराइल मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। इसलिए युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी आयतुल्लाह खामनेई ना तो बंकर से बाहर आए, ना ही हमले रोकने का फरमान जारी किया, बल्कि ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार पलटवार किया जाता रहा।
और ईरान में अभी भी डेथ क्लॉक सुरक्षित है, जिसका सीधा संदेश है कि ईरान इजराइल का वर्चस्व मिटा कर रहेगा, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना खींचना पड़े। अब दोनों तरफ से युद्ध का अगला चरण आरंभ हो गया है। दोनों ही देश टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए खामनेई के बंकर पर हमले की प्लानिंग की जा रही है, जबकि ईरान के प्रॉक्सी बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर सकते हैं। यानी अब हमले और ज्यादा हो सकते हैं। आज की रात ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का सबसे विध्वंसक चरण आरंभ कर सकता है। जिसमें टारगेट पर इजराइल का न्यूक्लियर ठिकाना डिमोना हो सकता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई को अपनी चाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन ना तो खामनेई बाहर आए, ना ही इजराइल को खामनेई की लोकेशन पता लग पाई। इस बीच अयतुल्ला खामनेई ने इजराइल विध्वंस का नया फरमान जारी कर दिया, जिसका संकेत फिलिस्तीन तहरीर पर लगी डेथ क्लॉक दे रही है। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी की है, जिसमें डेथ क्लॉक में इजराइल विध्वंस के दिन दिख रहे हैं। इजराइल के खात्मे के 5,569 दिन बाकी हैं, जो करीब 15 साल के आसपास हैं। यानी 2040 तक खामनेई ने इजराइल के खात्मे का ऐलान किया हुआ है। 2015 में खामनेई ने डेथ क्लॉक को फिलिस्तीन तहरीर पर लगवाया था। तब यहूदी देश को 25 साल में तबाह करने का फरमान दिया था। डेथ क्लॉक पर इजराइल की तबाही के दिन घटते रहते हैं। जिस वक्त डेथ क्लॉक को लगाया गया था, उसके नीचे लिखा था अगले 25 साल में यहूदी शासन का अंत हो जाएगा, जो अभी भी वहां लिखा है। लेकिन इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया था, जबकि ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी करके बता दिया कि खामनेई झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों से टकराने के लिए तैयार हैं। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ट्रंप के कहने के बावजूद दोनों देश सीज फायर तोड़ चुके हैं। हालांकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि मध्य पूर्व में हालात सुधरेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शांति के इतने बड़े पक्षधर हैं, तो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के लिए बॉम्बर्स क्यों भेजे थे? इजराइल को पहले ही हमले करने से रोक सकते थे, लेकिन अमेरिका ने हमला करके ईरान के साथ धोखा किया, जिससे खामनेई बौखला गए हैं। अब तमाम इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके इसे धर्म युद्ध में बदल सकते हैं। अगर अमेरिका की बात सही है कि उसने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज को पूरी तरह तबाह कर दिया, तो वहां रखा यूरेनियम कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं एनरिच्ड यूरेनियम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया हो? अगर ऐसा हुआ तो ईरान बड़े संकट में घिर सकता है। इसी वजह से ईरान इजरायली एटमी सेंटर डिमोना को तबाह कर देना चाहता है, जिससे इजराइल भी परमाणु बम की संख्या न बढ़ा पाए। डिमोना इजराइल का सबसे बड़ा एटमी सेंटर है, जहां लगातार प्लूटोनियम 239 का संवर्धन किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम को लिथियम 6 में बदला जाता है, जिसके बाद सॉलिड लिथियम 6 से थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन किया जाता है। खामनेई परमाणु ठिकाने पर हमला करके युद्ध को बराबरी पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि युद्ध लंबा खींचेगा। इसलिए ईरान को लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। यही वजह है खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं, जिनमें से किसी एक को वारिस बनाया जा सकता है, क्योंकि कभी भी इजराइल खामनेई का अंत कर सकता है।
हालांकि अभी तक बारिश के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 3 करीबी नेताओं के जरिए ईरान की शासन व्यवस्था संभाली जा रही है, जबकि उत्तराधिकारी के तौर पर 2 नाम फिर सामने आए हैं। अयतुल्ला खमनेई के बेटे मुस्तफा खमनेई और दूसरा नाम है हसन खोमेनी। मुस्तफा खमनेई इस वक्त ईरानी सेना और प्रॉक्सी गुटों को कमांड कर रहे हैं, जबकि हसन खोमेनी ईरान के मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो ईरान क्रांति के जनक अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी के पोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अब नई जानकारी सामने आ रही है। साल भर में शुरू हो सकता है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर साइट पर तबाही देखने वाले DIA ने ये दावा किया है। ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो ईरान को, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, साल भर में एक बार फिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ा जानकारी मिल रही है। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर DIA की तरफ से यह दावा किया गया है। सीज फायर लेकिन कितने घंटे या कितने दिन टिकेगा, इस पर अभी संदेह है। लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं है कि सिर्फ ईरान पर ही संकट नहीं गहराने लगा था, बल्कि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व, ट्रंप की साख, अजय कहे जाने वाले इजराइल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। उसकी वजह है ईरान के सहयोगी देश। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने विश्व मंच पर अपनी मजबूत छवि बनाई। वो इजराइल और अमेरिका को आक्रमणकारी साबित करने में सफल रहा। खासकर ईरान के सहयोगी रूस ने अमेरिका पर एटमी दबाव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए कैसे रूस के एक बयान से सीज फायर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। ये संयोग नहीं है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 23 जून की शाम को चुना। तेईस जून की शाम ईरान ने एक साथ इजराइल और कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले शुरू किए। ईरान ने एक साथ इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। इसके साथ कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर 10 मिसाइल हमले किए। अमेरिका को सीधी चुनौती देने से पहले ईरान को 100 बार सोचना था, लेकिन इस पर सिर्फ एक बार ही विचार किया गया। अमेरिका पर हमले करने की चर्चा तेहरान से ज्यादा मॉस्को में हुई। 23 जून की दोपहर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की और दिन ढलने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका पर ईरान के मिसाइल हमले शुरू हो गए। पुतिन से मुलाकात के बाद ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अब फैसले की घड़ी है और उस घड़ी की भयावह तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमलों से पहले रूस से चर्चा की और रूस ने ईरान के हमलों से पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि तेहरान तक एटमी हथियार पहुंचाने का बंदोबस्त हो चुका है। तेईस जून दोपहर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, कई देश ईरान को परमाणु हथियारों की सीधी आपूर्ति के लिए तैयार हैं। 23 जून की रात ट्रंप ने कहा कि क्या मेदवेदेव ने यही कहा है या फिर मेरी कल्पना है? अगर यही कहा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए रूस के बॉस पुतिन है। कोई ये ना सोचे कि हमारी परमाणु शक्ति कम है। इसके जवाब में 24 जून को मेदवेदेव ने कहा कि रूस ईरान को परमाणु हथियार नहीं देगा, लेकिन दूसरे देश तैयार हैं। और हाँ, हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए कि किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं।
इन बयानों से साफ है कि मामला परमाणु हथियारों तक पहुंच चुका था। अमेरिका 23 जून को ही ये समझ गया था कि पुतिन बड़ी कूटनीति और रणनीति एक साथ लागू कर सकते हैं। जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से अमेरिका को ईरान के पूरे खेमे का सामना करना पड़ सकता था और युद्ध एटमी मोर्चे तक पहुंच सकता था। ईरान के पक्ष में दुनिया के ज्यादातर देश खड़े हो गए थे। खासकर अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश भी फोर्दो पर अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे थे। रूस के साथ आते ही चीन भी ईरान के पक्ष में आ गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका घिर चुका था। इसके बाद ट्रंप को बातचीत ही सही उपाय लगा। इसीलिए 23 जून की रात 3:32 पर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह संशय है कि इजराइल इस सीज फायर पर टिका रहेगा। यही रूस ने कहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि रूस सीज फायर का समर्थन करता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह टूटेगा नहीं। अमेरिकी बेस पर ईरान के सीधे हमलों से यह तय हो चुका है कि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है और अब अमेरिका के सामने यूरोप ही नहीं बल्कि अरब में भी बड़ी चुनौती है। नीदरलैंड्स के हेग में 2 दिन की नेटो समिट शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अरब से लेकर यूरोप के मोर्चे तक नेटो की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा मंथन किया जाएगा। नेटो के देश रूस और उसके सहयोगी देशों को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ईरान अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर दिखा चुका है। अब अमेरिका के सबसे करीबी देश पर लगातार 13 दिन तक ईरान ने हमले किए हैं। तेल अवीव सहित कई शहरों को खंडहर बनाकर ईरान ये दिखा चुका है कि इजराइल का सुरक्षा कवच भेदना कितना आसान है। इसके साथ ही दुनिया की महाशक्ति के एयरबेस पर हमला करके खमेनी ने दिखा दिया कि तेहरान झुकने वाला नहीं है।